नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा एकेडमी पर। चलिए शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख जो एनसीईआरटी बेस पे सीटेट में आपके पूछते हैं, उनको आज देखेंगे। तो उसकी दूसरी क्लास आज हमारी है। उससे पहले हम एक थॉट पढ़ लेंगे। थॉट क्या है हमारा? शायद हाथों की लकीर जो होती है आपको मंजिल तक न पहुंचा पाए, लेकिन जो आपकी मेहनत होती है वो आपको मंजिल तक जरूर पहुंचा देगी। ठीक है, मेहनत करते रहिए। हमारा जो टॉपिक आज का है वो त्योहार और नृत्य पे है। तो पहले जाने कौन सा त्योहार किस राज्य में फेमस है, उसके बारे में सीटेट में प्रश्न बनते हैं आपके। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है चिराव नृत्य। चिराव नृत्य ये भी एग्जाम पूछता है, ये किस लिए फेमस है, ये कहाँ इसका नाच होता है। तो चिराव नाच आपका कहाँ होता है? मिजोरम में। कहाँ होता है? मिजोरम में। और इसमें देखो क्या करते हैं, जो फसल जब पक जाती है उसको घर पे जब लाते हैं खेत से, तो पीठ पे लाद के लाते हैं सब लोग। और इस डांस में करते क्या है, देखिए यहाँ पे जब बांस लगा होता है, बांस, इसको जो आदमी लोग होते हैं उसको पकड़े रहते हैं और महिलाएं इस पे इसके अंदर जाके डांस करती हैं। तो ये आपका नृत्य जो है चिराव नृत्य है। बिहू त्योहार। बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आप देख सकते हैं एक बिहू क्या है, त्योहार है। ये आपका असम मनाया जाता है। और जब चावल की फसल होती है, उसकी कटाई जब होती है, तब बिहू त्योहार मनाया जाता है। पहली कि पहले पहले चावल जब कटती है फसल, उस समय इस त्योहार को मनाया जाता है। और मनाया कहाँ जाता है? असम में। ठीक है। और बिहू त्योहार के दौरान बांस का मेला, बांस उसमें बांस का जो एक बनाते हैं बड़ा सा भेला टाइप का, वो बनाते हैं। और सेवा चावल, इसमें जो सेवा चावल की प्रजाति होती है उसको रात में क्या करते हैं, कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाते हैं। केले के पत्ते से ढककर सेवा चावल को बनाते हैं इस त्योहार के दिन। और इस त्योहार के दिन औरतें जो होती हैं पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती है। जो पहनी है चादर एक टाइप का है, इसको पाट और मेखला बना होता है ये। आगे देखते हैं पोंगल त्योहार। ये आप देखिए पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ओवर सिपलिंग ये होता है। और पोंगल त्योहार मनाया कहाँ जाता है? तमिलनाडु में। इस त्योहार में क्या होता है, यहाँ पे ये भी फसल से रिलेटेड है। पहले जैसे साउथ में देखेंगे ज्यादातर त्योहार ना, उनके खेती जो किसान वहां होते हैं वो फसल के तैयार होने पर ही त्योहार मनाते हैं। तो ये चावल, ये भी देखिए उबलते चावल की परंपरा के कारण इसे ओवर सिपलिंग कहा जाता है। और इस त्योहार में करते क्या है, कोलम का चित्रण बनाते हैं। कोलम का चित्रण क्या होता है? जैसे कुछ डिजाइन बनाते हैं, कुछ ऐसे मोड़ के डिजाइन बनाएंगे चित्र घर में सजाने के लिए। जैसे शादियों में कोहबर में आप देखे होंगे, जाते हैं तो वहां पे डिजाइन बनाते हैं दीवार पे, तो वही है ये कोलम आपका। और इस त्योहार के दिन झूला और खाना पकाना आवश्यक होता है यहाँ पे। दक्षिण भारत की सबसे लोकप्रिय फसल कटाई, जो ये फसल कटाई चावल की होती है दक्षिण भारत में, उस समय पोंगल को मनाया जाता है। और ये कब मनाते हैं? हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। जब आपकी मकर संक्रांति जब मनाई जाती है उसी के एक दिन आगे पीछे मनाया जाता है। और ये मुख्यतः रूप से कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। लगभग 4 दिन, ये 4 दिन का त्योहार होता है इनका। ठीक है। आगे है बैसाखी त्योहार। बैसाखी आपका पंजाब में मनाया जाता है। कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब के साथ साथ पूरे भारत में मनाते हैं इसको, इसलिए बस खास तौर पर पंजाब का त्योहार है। और फसल कटाई, ये भी देखिए फसल जब गेहूं आपकी तैयार हो जाती है, फसल पक के, तो उसकी जब कटाई होती है उसी समय इसको मनाया जाता है। कहने में नए वसंत की शुरुआत होती है और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में, जैसे चैत्र का महीना शुरू होता है तब इसको मनाया जाता है पूरे भारत में। ओणम देखिए क्या है, ओणम अगस्त सितंबर के महीने में केरल में, ये कहाँ का त्योहार है? ओणम केरल का त्योहार है, मनाया जाता है। और लगभग ये 10 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 10 दिन तक चलता है ओणम। और इसमें देखिए उत्सव के लिए क्या करते हैं, एक वल्लमकारी नामक एक नौका दौड़ होती है, सांप जैसे एक सांप नौका दौड़ होती है। इस उत्सव के दिन ही वल्लमकारी नृत्य भी होता है। नृत्य में देखिए ऐसा आप मुखोटा पहन के कोई भी ऐसे डांस करता है। और फिर यहाँ पे जो एक नौका दौड़ होती है, सांप के आकार का नाव रहता है, उसमें जो रेस जीतता है उसको इनाम मिलता है। उस नौका दौड़ का नाम क्या है? वल्लमकली नौका दौड़ होती है। ओणम के 10वें या अंतिम दिन को, जो ओणम त्योहार होता है उसके 10वें अंतिम दिन को क्या कहते हैं? थिरुओणम कहते हैं। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केरल की संस्कृति इसमें निहित होती है, इसमें समाई रहती है। सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्ति इसमें दिखती है वहां के केरल के अभिव्यक्ति, वहां के निवासियों द्वारा। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख नृत्य हैं हमारे देश में, उसको देख लेते हैं कहाँ का क्या फेमस है। तो आप देखेंगे कर्नाटक में जो एक होता है डांस, वो क्या है? यक्षगान। और केरल में कथकली, पंजाब में गिद्दा और भांगड़ा, राजस्थान में आपका है घूमर, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है, उड़ीसा में ओडिसी डांस होता है, और उत्तर प्रदेश में आपका कथक होता है। इधर देखिए महाराष्ट्र में क्या है? लावड़ी और क्या है? तमाशा। महाराष्ट्र में लावड़ी और तमाशा डांस होता है। नागालैंड में एक बम्बू डांस होता है।
एग्जाम में पूछ सकता है नागालैंड में डांस कौन सा है, तो बम्बू डांस है। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा है चमकते सितारे। आपके जो क्लास 3 to 5 जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें आपके मतलब कुछ टॉपिक उसमें डाले गए हैं कि कुछ मतलब जो लड़कियों के जैसे जेंडर बाइट जो होता है, लैंगिक पूर्वाग्रह, उसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि लड़कियां भी कर सकती हैं ये सब, तो इसको भी समझने टॉपिक में डाला गया है। कुछ मतलब प्रमुख जो चमकते सितारे हैं फीमेल, उनको इनके बारे में जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पे सीटेट में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कड़म मल्लेश्वरी, ये क्या थे, एक वेट लिफ्टर है, मतलब ये भारोत्तोलक जो उठाते हैं उसको उठाती हैं, ये एक वेट लिफ्टर हैं। और इनके पिता एक हवलदार थे, और ये कहाँ के रहने वाली थी, ये आपके आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश की निवासी थी। ये 130 किलोग्राम लगभग उठा लेती थी भार, जो 130 किलोग्राम ये जो होता है इसका उठाने वाला, उसको 130 किलोग्राम तक उठा लेती थी। भारत के बाहर इन्होंने कितना मेडल जीता है, 29 मेडल जीते हैं इन्होंने। अगला बात करते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। ये आप देखिए क्या है, एक नौसेना में डॉक्टर थी, क्या थे, नौसेना में डॉक्टर थी, इंपॉर्टेंट है इनके। देखिए नौसेना के समुद्री जहाज पर जो काम करने के लिए एक मात्र महिला थी, जो मतलब कमान संभाली थी, गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी। ये पहली महिला जिन्होंने एक पूरी पैरेड की कमान संभाली थी। पूरी पैरेड मतलब वहां पे जो पैरेड होता था महिलाओं संबंधित, किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, क्योंकि महिलाएं हैं किसी सेना में अब भर्ती हैं बहुत पहले, मतलब कि पहले क्या था कि ज्यादातर पुरुषों को वो प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन नहीं, कि जेंडर वाइज कुछ कम करने के लिए हर फील्ड में मतलब हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए भी स्थान निश्चित है किसी भी सेना में। इनका गांव जो था थन्ना मंडी, थन्ना मंडी कहाँ है, आपका जम्मू कश्मीर में, और जिला क्या है, राजौरी जिला है। ये वहां की रहने वाली थी। ये आपकी क्या है, वाहिदा प्रिज्म। बात करते हैं सुनीता विलियम्स। ये आपका जैसे कि इसमें आपके जो बताया ना क्लास 3 to 5 में है टॉपिक कि अंतरिक्ष में सुनीता, उससे मतलब आपका पूछता है प्रश्न, इसलिए इन टॉपिकों को कवर कराना जरूरी है। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। पहली महिला थी आपकी जो थी कल्पना चावला, उनके बारे में आगे देखेंगे। तो ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी, और इनका संबंध कहाँ के रहने वाली है, गुजरात के अहमदाबाद शहर से। ठीक, इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। सबसे ज्यादा लंबे समय तक विश्व रिकॉर्ड इनके पास है, मतलब 195 दिन तक ये अंतरिक्ष में रही हैं। और जून 1998 में अमेरिकी एजेंसी जो है नासा, उनके द्वारा इनका चयन किया गया था, और 2008 में ही इन्हें क्या पद्म भूषण मिला था, सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मिला है। तो कब, 2008 में। 16 अप्रैल 2007 को ये जब अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाई थी पहली महिला। कल्पना चावला बताएं ना, भारतीय मूल की अमेरिकी प्रथम अंतरिक्ष यात्री यही हैं। इनके बारे में देखिए क्या क्या है। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिनका जन्म कहाँ हुआ, 17 मार्च 1962 में करनाल, हरियाणा में। ये हरियाणा की रहने वाली हैं। और 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र, वहां से रिसर्च करके अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। और 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। कब शामिल हुई थी, 1995 में। और 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष यात्री मिशन की शुरुआत की, मतलब 1997 से ही इनका अंतरिक्ष मिशन शुरुआत हो गई थी, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान जो STS इतना नंबर था उस जहाज का, 6 सदस्य दल का हिस्सा बनी थी, उसमें गई थी पहली बार। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। फिर ये दूसरी बार भी गई थी, कब, 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार जब गई उड़ान भरने, 16 दिन के बाद जब लौटते वक्त 3 फरवरी 2003 को ही इनका जो अंतरिक्ष था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिस समय इनके जिससे क्रू मेंबर थे सबके साथ इनकी मौत हो गई। बात करते हैं राकेश शर्मा की। ये भारत के प्रथम और विश्व के 138वें मतलब 38वें कौन थे, अंतरिक्ष यात्री बने थे। और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछेगा तो कौन है ये, राकेश शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ है। यह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयुज़ T11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे, जब गए थे पहली बार 3 अप्रैल 1984 में। और 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट के स्पेस स्टेशन में इन्होंने, जो स्पेस स्टेशन था उसका नाम था सल्यूट 7 में बिताने के बाद धरती पर लौट आए। और 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें क्या मिला था, अशोक चक्र। कब मिला है, 1984 में। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गॉगरिन केंद्र से अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, मतलब ट्रेनिंग एक ली थी। कहां से, यूरी गॉगरिन केंद्र कहाँ है, सोवियत संघ रूस में। अब बात करते हैं बछेंद्री पाल की। ये पर्वतारोही हैं और भारत के प्रथम जो पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली महिला कौन है, बछेंद्री पाल। और विश्व की बात करते हैं तो कौन है, एडमंड हिलरी विश्व में आते हैं।
बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला बनी है। विश्व की 5वीं है, लेकिन भारत की क्या है, पहली है। बछेंद्री पाल बचपन में ही एक पिकनिक में गई थी, जो कि पहाड़ पे गई थी 4000 मीटर ऊंची चोटी पे। उस समय ये इनकी उम्र कितनी थी, 12 वर्ष की बात। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया के नाकुरी गांव की रहने वाली है। कहाँ की, नाकुरी गांव के। और इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कहाँ से ली है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। कहाँ से ली है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इनके जो गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, मतलब जो इनके सिखाने वाले थे वो कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, इनके सिखाने वाले गाइडर थे। 1984 माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए इनकी टीम मेंबर की मतलब गठन हुआ था 1984 में। और 23 मई दिन, देखिए क्या है, 23 मई 1984 के दिन ही 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर ऊंची चोटी पर ये चढ़कर अपने मतलब कि भारत का झंडा फहराई। और एवरेस्ट नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी विश्व की है। उस पे इन्होंने कब चढ़ा, 23 मई 1984 के दिन चढ़ा। 43 मिनट तक वहां पे रही और फिर क्या, वह विश्व की 5वीं महिला बनी एवरेस्ट चढ़ने के लिए और भारत की प्रथम। बात करते हैं सूर्यमणि। सूर्यमणि देखिए यहाँ पे, ये झारखंड की रहने वाली हैं। जंगल मतलब ये कहाँ के, झारखंड के जंगलों में निवास करने वाली एक महिला थी। इनके उस समय मतलब क्या होता है, जंगली मतलब जो जंगल में रहते हैं उनको जैसे ज्यादा शिक्षा उच्छा लेने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि स्कूल ज्यादा रहते नहीं थे, पढ़ने का मन नहीं करता था। लेकिन ये एकमात्र ऐसी महिला थी उस समय, वहां पे अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए जंगल में ही एक विद्यालय था, वहां गई, फिर उसका इन्होंने डिग्री तक भी हासिल करी है, एक आदिवासी टाइप। इनके देखिए क्या है, जिंदगी क्या है, स्कूल जाकर बदल गई। ये स्कूल जाती थी, कुछ सीखती थी, फिर मतलब क्या सीखकर अपने आसपास के मतलब कि बच्चों को भी ट्यूशन देती थी, पढ़ाती थी। और इनके परिवार के बारे में देख क्या है, इनके परिवार में जैसे छोटी बाड़ी मतलब खेती बाड़ी होती है छोटी बड़ी, और इनका पूरा परिवार क्या था, जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करता था और उसके मतलब कि बेचता था बाजार में ले जाकर। और इनकी माँ जो थी बांस की टोकरी बुनकर उसको मतलब जो पत्तल, बांस की टोकरी पत्तल ये सब बनाकर बेचती थी इनकी माँ। और ये झारखंड के विष्णुपुर गांव में रहते थे। घने जंगल में क्या होता था कि एक स्कूल था, वहीं जाके पढ़ते थे और उसके बाद इन्होंने डिग्री भी हासिल करी थी। और सूर्यमणि 21 साल की जब थी तो उन्होंने एक अपनी दीदी थी उनकी बासवी दीदी, उनके साथ मिलकर मदद से एक केंद्र खोला था। और केंद्र खोला था कहाँ, एक जगह था तोरांग उस मतलब कि कुड़ुक भाषा में जंगल होता है, एक जगह था तोरांग, वहां पे एक केंद्र खोला था। अब अनीता कुशवाहा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है, ये बिहार की हैं, बिहार क्वीन ऑफ बी। देखिए इनके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव के निवासी हैं। और बोचाहा का कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। और इनके घर पे देखो कौन कौन मेंबर है, माँ, पिता और 2 छोटे भाई थे। इन्होंने कॉलेज में पढ़ाई भी की और स्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी थी। और ये मधुमक्खी पालन करती थी, सबसे इनका मतलब इंपॉर्टेंट था कि मधुमक्खी पालन से संबंधित हैं। और ये अनीता होलसेलर बनना चाहती थी, मतलब मधुमक्खी के बारे में जानकारी इतना देना चाहती थी सबके, मतलब जो शहद बना मधुमक्खी पालते थे उनको मतलब शहद की अच्छी कीमत दिलाने के लिए सबकी मदद भी करती थी। ये आपके अनीता कुशवाहा है। अल बरूनी आपके टॉपिक में मतलब कि है सीटेट में, इनके बारे में मतलब प्रश्न बनता है। अल बरूनी की विशेषता, ये कहाँ के निवासी हैं, भारत में मतलब क्या काम किए, कैसे मतलब इनका क्या है। एक यात्री थे, ये विदेशी यात्री थे, भारत के इनको पहले यात्री माना जाता है। तो इनका देश जो संबंधित था उज्बेकिस्तान के निवासी थे अल बरूनी। और ये क्या है कि जब इतिहास को जानने का स्रोत हम लोग ढूंढते हैं तो पहले अल बरूनी की किताबों को भी समझते हैं, क्योंकि उससे मतलब प्रारंभिक मतलब शुरुआती दौर के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। तो अल बरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों से यहाँ पे देखा, उसको समझा और उनको बारे में अपने किताबों में लिखा, उनके बारे में लिखा अपने किताबों में। और खास तौर पे वो जो अपने देश से अलग लगे उनको, जो जहाँ के उज्बेकिस्तान के थे तो उनको भारत में आए थे तो उनको कुछ अलग लग रहा था, तो वो क्या करते थे, उस समय तालाबों के बारे में लिखते थे। यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर है। तालाब के बारे में एक टॉपिक आपके जैसे कि इसमें है कुआं बावड़ी करके, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर को लोहे और कुंडों की सहायता से सरिया जोड़ के तालाब के जो चबूतरे होते हैं उसको बनाते थे। और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाते हुए सीढ़ियों की लंबी कतारें बनाते हैं, मतलब एक बड़ा अच्छा तालाब बनाते थे भारत वाले, मतलब इनका कहना था, लिखे हैं अपनी किताबों में। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही सब इंपॉर्टेंट है कि उज्बेकिस्तान के निवासी हैं, ये पहले भारत यात्री मतलब यहाँ पे आए थे, विदेशी यात्री। अब बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की। ग्रेगर जॉन मेंडल ये क्या है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक मतलब आनुवांशिकता के पिता भी कहते हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, इनका जन्म देखिए क्या है 1882 में ऑस्ट्रिया में हुआ है, गरीब परिवार में। और इन्होंने 7 साल तक मटर के पौधे पे रिसर्च किया। किसके पौधे पे, मटर के पौधे पे इन्होंने 7 साल तक रिसर्च किया। लगभग 28,000 प्रयोग किए थे इन्होंने।
और इनका जो मठ था उसी बगीचे, मतलब एक मठ बनाए थे वहां पे। एक पादरी थे, अपने वहीं पे एक मठ मतलब था, और वहां पे जो बगीचा था उसमें क्या करते थे, मटर की खेती करते थे। उससे कुछ मतलब कि गुण मतलब देखते थे कि क्या होता है, एक रास मतलब कराते थे एक दूसरे मटर में। तो कुछ मतलब जेनेटिक टाइप का इनका मतलब इनको अलग अलग दिखा गुड़। जैसे जोड़ियों में जैसे आते हैं बीज, कुछ मुलायम होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं, ये सब जानकारी इन्होंने बताई मटर के बीज से, जीनोटाइप कौन है, कौन से फिनोटाइप होते हैं, ये सब। अब बात करते हैं लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल क्या, इनकी एक लिपि मतलब ब्रेल लिपि का निर्माण कौन किया है, लुईस ब्रेल ने। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम समझेंगे आज। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदु, मतलब कितनी बिंदु होती है, 6 बिंदु को उभारा जाता है। और उभरे हुए बिंदुओं पर जब उंगलियां सहारे स्पर्श करते हैं तो कुछ उसको पढ़ते हैं, उसे कहते हैं ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि जैसे कि जो अंधे लोग होते हैं पढ़ने के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, इनकी किताबें जो होती हैं इस लिपि में लिखी जाती है। और लुईस ब्रेल के बारे में बात करते थे, फ्रांस के रहने वाले हैं। इनकी आंख पहले जन्मजात अंधी नहीं थी। ये कैसे अंधे हुए, 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से कुछ मतलब खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और इनका पढ़ाई करने में बहुत रुचि था, पढ़ने में इनका बहुत मन लगता, लेकिन पढ़ने के लिए क्या करते थे कि इनको दिखेगा नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। इन्होंने खुद से अपनी मतलब तरीके सोचे कैसे बनाए, तो लुईस स्क्रिप्ट जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, इन्होंने उसको बनाया और फिर उसके बाद उसको समझा, और फिर वही आज प्रयोग में सब ला रहे हैं। और वही 6 बिंदु अब कंप्यूटर से भी बनती है। बात करते हैं दांडी यात्रा। दांडी यात्रा आपके टॉपिक में है सीटेट के। इसमें देखिए क्या है दांडी यात्रा में, सन 1930 में अंग्रेज ने जब भारत आए थे, उसमें भारत आ गए थे, तो आम लोगों के लिए नमक बनाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि नमक नहीं बनेगा। यहाँ पे कुछ प्रतिबंध लगा, तो उसमें महात्मा गांधी जो हमारे थे, उन्होंने एक दांडी यात्रा शुरुआत की। कब की, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक इन्होंने दांडी यात्रा की। और दांडी यात्रा देखिए कहां से कहां तक किए थे लोग। अहमदाबाद से दांडी यात्रा शुरू की थी और गुजरात के समुद्र तट तक गए थे। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नमक को उठा के कानून तोड़ा था कि नमक बनाने पर सबका अधिकार होना चाहिए। नमक एक ऐसी चीज है, इसके बिना जीवन मतलब क्या होता है कि बिना नमक का कोई स्वाद नहीं आता, खाने में डालते हैं, इसलिए नमक के लिए कानून जो था उसको तोड़ा गया था। दांडी यात्रा में आपका टॉपिक पॉइंट यही सब है। वेलक्रो, वेलक्रो क्या होता है इसको समझिए। वेलक्रो आप देखे होंगे सैंडल उंडल जो पहनते हैं, सैंडल उस पर चिपकाने के लिए जो रहता है एक पट्टी लगी रहती है, वही आपका वेलक्रो है, वो वेलक्रो का बना है। तो क्या है, 1948 में एक घटना हुई थी। कैसी घटना, जब एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल, इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, जॉर्ज मेस्ट्रल को। इन्होंने देखा कि कुछ बीज इनके कपड़े पे आकर चिपक गए थे। कुछ बीज जैसे ऐसे होते हैं ना, जिससे हम चोरवा चोरवा करते हैं, वो चिपक जाते हैं। तो वो क्या है कि इन बीज जब चिपक गए तो इन बीज को बारीकों से देखने पता चला छोटे छोटे हुक थे जो कपड़े फंसे हुए थे। इनकी मदद से इनके दिमाग में एक आइडिया आया और फिर उन्होंने इसका आविष्कार कर दिया, किसका, वेलक्रो का। रेल टिकट, इसके बारे में जानकारी मिलती है। रेल टिकट में आपका क्या क्या वर्णन होता है, रेल टिकट में जरूरी है, देख लेते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे आप एक रेल टिकट छपा है किसी निजामुद्दीन का, उस पर नोटिस मत करिए, आप देखिए क्या है। तो रेल टिकट में आपको मिलेगा श्रेणी, श्रेणी मतलब आपकी श्रेणी में बैठेंगे, स्लीपर में, एसी में, जनरल में, ये सब होता है। और ट्रेन नंबर, किस ट्रेन का, एक मतलब ट्रेन है उसका नाम होगा और नंबर होगा उसका, और ट्रेन का नाम होगा रेल टिकट पे। सफर शुरू होने की तारीख एक होती है उस पर, सफर जहां से आप चलेंगे उसकी तारीख उसका होगा, और समय होगा, स्थान, गंतव्य स्थान जहां तक आप पहुंचेंगे। और टिकट प्रारंभ होने का, टिकट का प्रारंभ हुआ और टिकट समाप्त होने का स्थान भी होता है। और बस नंबर मतलब एक नंबर डिसाइड किया जाता है किस बोगी में आप जाएंगे, कितना सीट आपका नंबर रहेगा वो। और उस पर आपका किराए का मूल्य भी रहेगा, कितना रुपए का आपका टिकट है, कुल दूरी आपको कितनी तय करनी है इस टिकट में मौजूद रहेगा। और पीएनआर एक नंबर होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इससे आप सर्च कर सकते हैं मतलब अपने मोबाइल से भी कि आपका मतलब रिजर्वेशन कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, सब जानकारी टिकट के बारे में जानकारी कर सकते हैं। अब बात करेंगे मलेरिया के बारे में। एक बीमारी आती है मलेरिया, इसको देखेंगे मलेरिया। पहले बात करते हैं रोनाल्डो रोस। रोनाल्डो रोस ये कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, ये भारतीय मूल के ही थे। इन्होंने बताया कि मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है, किससे, मच्छरों द्वारा। और मलेरिया में होता क्या है, बुखार होता है, कपकपी और ठंड लगती है। इंपॉर्टेंट देखिए लक्षण क्या है मलेरिया के, यहाँ देख लीजिए, बुखार होगा, ठंड लगेगी, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, ये सब बेचैनी आती रहती है। और जो मलेरिया होता है मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है, किससे, मादा मच्छर जो होता है एनाफिलिस उससे फैलता है। और मलेरिया की दवा जो होती है उसको कैसे बनाया जाता है, एक पेड़ होता है सिनकोना, कौन सा पेड़ होता है, सिनकोना पेड़, इसी की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवा। मलेरिया में टॉपिक कितना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया एक बीमारी है, इस रोग को भी समझ लीजिए, ये भी आपके सी टेट के टॉपिक में पूछता है प्रश्न।
इनेमिया क्या होता है? हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। किससे? हीमोग्लोबिन या आयरन का। इसमें क्या होता है? आरबीसी की संख्या घट जाती है। इसमें देखिए नॉर्मल ब्लड का आपका एक थॉट है, क्लॉथ, और इसमें देखिए क्या है कि आरबीसी की संख्या घट के कम हो गई, इसलिए इनेमिया है। मतलब क्या बीमारी? इनेमिया हुआ है। ये शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करती है। इनेमिया जिसको होती है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप दोनों से प्रभावित रहेगा। इससे बच्चे क्या होते हैं? ठीक से पढ़ते नहीं है, उन बच्चों को मन नहीं लगेगा, लेवल क्या, एनर्जी लेवल कम हो जाती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। और इसके उपाय क्या है? कुछ पालक, हरी सब्जियां, गुड़ ये सब खाते हैं तो इनेमिया उपाय है इसका। अब बात करते हैं कुछ कल्चर हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। एग्जाम पूछता है आपका मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर। मत्स्य पालन इसे कहते हैं पीसी कल्चर। ठीक है। बागवानी, उद्यान या कृषि जो उद्यानिकी होती है, उद्यानिकी, उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। और फूलों की खेती करते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। और फलों की खेती करते हैं फ्रूटिकल्चर। फ्रूटिकल्चर और एक कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी भी फलों के उत्पादन को कहते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन जिसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन और रेशम उत्पादन क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। केचुआ पालन, केचुआ पालन क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन। मलबरी कृषि, मलबरी मतलब जो शहतूत होता है उसकी खेती होती है, उसको कहते हैं मोरी कल्चर। मोरी कल्चर। और इस वनों के विकास और प्रबंधन के लिए क्या करते हैं हम लोग? सिल्वीकल्चर। क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। अंगूर की खेती क्या कहते हैं? विटीकल्चर। अंगूर की खेती विटीकल्चर। सब्जियों की खेती क्या कहते हैं? ओलरीकल्चर। क्या कहते हैं? ओलरीकल्चर। और एक बार में एक ही फसल की खेती जो करते हैं, एक बार में एक ही फसल खेती जो करते हैं उसे कहते हैं मोनोकल्चर। क्या कहते हैं? मोनोकल्चर। ये आपके जो कुछ कल्चर थे बता दिए हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट है उसको भी देख लेंगे। प्रमुख दिवस, इससे मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इसको पर्यावरण अध्ययन के विषय में आता है, उससे संबंधित है, इसको भी देख लेंगे। इंपॉर्टेंट दिवस कौन कौन से हैं। वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस। बाघ दिवस, टाइगर के लिए एक दिवस रिजर्व किया गया, मतलब टाइगर के दिवस मनाते हैं कब? 29 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जल दिवस, जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाते हैं? 23 मार्च को। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। बात करते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका है 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को, जैव विविधता दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाते हैं? 5 जून को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ये आपका 26 नवंबर है। ठीक। ओजोन दिवस, जो आपके समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए भी एक दिन डिसाइड किया गया। कब? 16 सितंबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस चिड़ियों के लिए था। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक दिन मनाते हैं कब? 8 मई को। ठीक है। विश्व प्रमुख दिवस जो हमने यहां देख लिए हैं। आज हमारा टॉपिक जो था प्रमुख नृत्य और कुछ प्रमुख सितारों पे था। उसके बाद कुछ बेसिक जानकारी ली है। ये सब आपके एनसीईआरटी सीटेट में प्रश्न इससे बनते रहते हैं। तो आप सभी का हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।